जय हिंद बच्चों। तो ये है काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 14 और प्रोजेक्टाइल का ये लेक्चर नंबर है थर्ड। और ये प्रोजेक्टाइल के थर्ड लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। और दो ऑलरेडी लेक्चर हम लोगों ने कर लिया था जिसमें हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल को बढ़िया से समझा था, सारा बेसिक क्लियर किया था। तो जिनका क्लियर नहीं है प्रोजेक्टाइल, उन्हें करना चाहिए प्रोजेक्टाइल का लेक्चर नंबर 1 और 2। दैट मीन्स काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 12 और 13 करना चाहिए उन्हें। और जिनका बढ़िया से क्लियर है वो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चंस करेंगे। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद वाले जो वीडियोस हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 15, उसमें हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। चलो तो फिलहाल शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है। तो जिन लोगों को नहीं आता है वो वीडियो पॉज करके ट्राई करें, और जिनको आता है उनके लिए चैलेंज ये है कि आप वीडियो पॉज करके ये ट्राई करो कि आप कितने मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। इट कैन बी सॉल्व बाय मेनी मेथड्स। तो जिनको ये आता है, जिन लोगों ने ये पढ़ा है, उनके पास चैलेंज ये है कि आप कितने मेथड से इसको कर सकते हो मैक्सिमम। ओके, चलो कर लिए तो शुरू करते हैं। मैंने इसको किया है 5 मेथड्स से इस वीडियो में, और ऐसे हमने और भी मेथड से किया है। ठीक है। तो देखते हैं, आप इसमें से देखना आपका मेथड कौन सा है, आपने कौन से मेथड से किया है वो आप अपने कमेंट में लिख के बताना। और अगर आपने इन पांचों के अलावा किसी और मेथड से किया है तो वो भी हमें कमेंट में लिख के बताना। ओके, तो ये रहा मेथड 1। तो मेथड 1 जो है, पहले तो क्वेश्चन देख लें। ये कह रहा है कि भाई हमने इनिशियली बॉल को थ्रो किया यू वेलोसिटी से और एंगल थीटा से। तो आफ्टर हाउ मच टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बिकम परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। जैसे ये देखो, यहाँ पे मान लो इसकी वेलोसिटी v है और ये हो गया है परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर था और अभी जो वेलोसिटी है वो ये हो गया है। तो ये दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो किस टाइम पे ऐसा पॉसिबल होगा, यहां से यहां आने का टाइम जो लगेगा वो आपको बताना है क्या होगा। तो देखो, हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर में स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट में हमने ये पढ़ा था कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है 0। ये वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट होता है 0। तो हम लोग अभी इसी चीज का हेल्प लेने जा रहे हैं। अगर आप ट्राई कर सकते हो तो फिर से वो वीडियो पॉज करके फिर से ट्राई करो खुद से। ठीक है, हिंट मिल गया है। तो चलो, ये है पहला मेथड। सो v डॉट यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए वेलोसिटी v है जो कि परपेंडिकुलर है u के, तो v डॉट यू होना चाहिए 0। अब v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। v इक्वल टू होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एयर रेसिस्टेंस है नहीं, तो सिर्फ mg लग रहा है। तो वी आर एज्यूमिंग कि एक्सेलरेशन सिर्फ mg लग रहा है, सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो v इक्वल टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप a को जो है वो लिख सकते हो g। ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सो v के जगह पे हम लोग लिखेंगे u प्लस जी टी और डॉट u इक्वल टू हो गया 0। अभी आप ब्रैकेट खोल दो तो ये हो जाएगा u डॉट यू प्लस टी इंटू जी डॉट यू इज इक्वल टू 0। u डॉट यू आपने पढ़ा था वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट था उसमें कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए जो होता है वो मॉड ऑफ ए स्क्वायर होता है। सो देयरफॉर वेक्टर यू डॉट वेक्टर यू जो है ये हो गया मॉड ऑफ यू स्क्वायर। और g डॉट यू क्या होगा यार, u का डायरेक्शन है इधर और g का डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो ये एंगल हो गया 90 और ये एंगल गिवन है थीटा। तो U और G के बीच में कितना एंगल बन गया, U और G के बीच में ये एंगल बन गया 90 प्लस थीटा। तो U डॉट G जो है या G डॉट U जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ U इंटू मॉड ऑफ Z इंटू इन दोनों के बीच में एंगल है 90 प्लस थीटा। तो दिस विल बी कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। सो यही लिखा है हमने कि z इंटू यू इंटू कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो आप यहाँ पे माइनस साइन थीटा रख दो। और यहाँ से देखो यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया जी टी यू साइन थीटा। सो टी इज इक्वल टू, कितना आसानी से आ गया ये, बहुत आसानी से आ गया। ओके, तो चलो, और आप जो है आई थिंक आपने जो ये डॉट प्रोडक्ट किया होगा, डॉट प्रोडक्ट को 0 करके, ये ऐसे नहीं किया होगा, कुछ अलग किया होगा।
मुझे जहां तक आइडिया है, आपने क्या किया होगा कि यू को लिखा होगा आई कैप जे कैप के टर्म्स में, वी को भी लिखा होगा आई कैप जे कैप के टर्म्स में, और फिर आपने डॉट प्रोडक्ट जीरो किया होगा। तो वो है मेरा मेथड नंबर 2, जिसमें वही है, वी डॉट यू को जीरो लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे आई कैप जे कैप के लिखा है फॉर्म में हमने। तो यू जो है थीटा एंगल पे है, इसको आप क्या लिखोगे, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। सो यू को लिखा है हमने यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। और वी को क्या लिखेंगे हम लोग, वी को लिखेंगे, वी जो है वो वी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी। वी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी, हमने वी का पढ़ा था। या आप ऐसे लिख सकते हो ना कि v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। और हमने पढ़ा था कि वी एक्स जो होता है वो तो यू एक्स के ही इक्वल होता है, यानी कि यू कॉस थीटा के ही इक्वल होता है। और वी वाई जो होता है ये हमने पढ़ा था, ये होता है यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। और यू वाई है यू साइन थीटा, और ए वाई है माइनस जी। तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। सो वी वाई इज यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो आप v को क्या लिख सकते हो, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो हमने v को यही लिख दिया यहाँ पे, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। अब ये आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, तो आई कैप के कोफिशिएंट्स एक साथ मल्टीप्लाई हो गए, तो ये हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और जे कैप के कोफिशिएंट्स एक साथ मल्टीप्लाई हो गए, तो ये हो गया यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ये पहला टर्म तो है ही यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा टर्म जो है आप ब्रैकेट खोलेंगे तो दूसरा पहला जो दूसरे दूसरे वाले का पहला टर्म हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और सेकंड वाला हो जाएगा माइनस जी टी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अभी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। सो देयरफॉर ये हो गया यू स्क्वायर इक्वल टू जी टी यू साइन थीटा, तो टी का वैल्यू आ गया यू बाई जी साइन थीटा, सेम आ गया। सो दो मेथड हो गया। तीसरा मेथड आपको स्क्रीन में नीचे दिख गया हिंट, तो स्क्रीन में नीचे आपको हिंट दिख गया मेथड 3 का। ठीक है तो जिनको दिख गया वो वीडियो पॉज करके, चलो हिंट मालूम है फिर से तो ट्राई करो भाई। तो थर्ड मेथड में देखो m1 m2 इक्वल टू -1 कर सकते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा था कि आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा कि इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मान लो एक का स्लोप, मान लो एक दो स्ट्रेट लाइंस हैं, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक का स्लोप है अगर m1, दूसरे का स्लोप है m2। सो इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है -1, ये आपने पढ़ा था। तो इसके हेल्प से भी हम लोग कर सकते हैं m1 m2 इक्वल टू -1। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, u का स्लोप लिखना पड़ेगा, v का भी स्लोप लिखना पड़ेगा, और दोनों का प्रोडक्ट को -1 करना पड़ेगा। तो ये हिंट है, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो स्लोप जो होता है, आप जानते हो स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। आप ऊपर नीचे सेम चीज से डिवाइड कर सकते हो, तो यू कैन राइट इट एज dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने dt से डिवाइड कर दिया। अब देखो dy बाई डी टी जो होगा वो होता है vy, और dx बाई डी टी जो होगा वो होगा vx। सो स्लोप को लिख सकते हो आप vy बाई vx। ठीक है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाई x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब इनिशियली जो स्लोप होगा, इनिशियली वेलोसिटी u है, तो इनिशियली स्लोप होगा, उसको हम लोग m1 नाम दिए हैं, और वो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट बाई इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट। तो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है u साइन थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है u cos थीटा। सो दिस इज u कट गया, दिस इज tan थीटा। तो इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा ही था, तो इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो इनिशियली जो स्लोप है वो डायरेक्टली आप tan थीटा बोल ही सकते हो। तो इनिशियली जो है वो स्लोप हो गया आपका tan थीटा। बहुत बढ़िया भाई। अब जब यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे आप स्लोप क्या बोलोगे, यहाँ पे जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होता है मेरे दोस्त, स्लोप होता है tan थीटा। ये एंगल है मान लो अगर बीटा, तो स्लोप होगा tan बीटा। सो m2 विल बी इक्वल टू tan बीटा, और tan बीटा की वैल्यू क्या लिखोगे आप, vy बाई वी एक्स। वी वाई बाई वी एक्स। तो वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो कितना है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट हमने देखा है कि ये होता है u साइन थीटा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यू वाई है यू साइन थीटा, और ए वाई है माइनस जी, सो दिस इज यू साइन थीटा माइनस जी टी। और बाई वी एक्स जो है वो तो यू एक्स होता है, तो कांस्टेंट रहता है, तो वो हो गया यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग वी वाई और वी एक्स के जगह पे, यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा। तो ये हो गया सेकंड वाले का स्लोप।
अब क्या करेंगे, m1 m2 इक्वल टू -1 कर देंगे। सो m1 m2 इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दो। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। अब यहाँ से जो है आपका हो जाएगा, इन दोनों को इधर लेते जाओ राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये आप कैसे करेंगे, ये हाँ ये मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई होकर के आपका तो ये इस साइड में चला गया, -u² cos स्क्वायर थीटा। और इधर जो है वो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो गया u² sin स्क्वायर थीटा माइनस GTU sin थीटा। यहाँ से वही चीज़ है, u² कॉमन ले लेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। सो यू विल गेट सेम टाइम, सो t इज इक्वल टू हो गया u/g sin थीटा। तो तीन मेथड्स हो गए। ठीक है, वीडियो पॉज करो और आप सोचो कि और क्या मेथड्स कर सकते हैं। सर अभी तो और कोई मेथड समझ ही नहीं आ रहा है, जो सोच सकते थे वो सब तो आपने बता दिए। अभी भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि किसी क्वेश्चन को आप कितने सारे मेथड से कर सकते हो, तो उससे क्या होता है ना कि आपका जो सोचने का दायरा है वो बढ़ता है। ठीक है, आपको जो है वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, और आपका अप्रोच जो है वो ज़्यादा बढ़िया होता है। फिर अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग अप्रोच से कर सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, आपका विजुअलाइजेशन क्लियर होता है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि एक ही क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड से किया जाए। देखते हैं अब हम लोग मेथड 4। मेथड 4 से भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा एक्चुअली। मेथड 4 जो है ना, इससे आई एम क्वाइट श्योर बहुत सारे बच्चे इस मेथड से करते हैं, कि उनको पता है कि भाई हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है u cos थीटा के इक्वल। तो अब जैसे ये इनिशियल वेलोसिटी है इधर u, मेथड 4 से बहुत सारे बच्चे करते हैं यार। अच्छा, अभी ये वेलोसिटी जो है ये v है, मान लो ये परपेंडिकुलर है। तो एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, ये u वाला जो चीज है ये हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी थीटा होगा ना, ये भी थीटा होगा ना। और ये जो v वाला जो लाइन है वो u के परपेंडिकुलर है, ये u के परपेंडिकुलर है, तो u और v के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा नहीं होगा क्या? ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। तो ये बताओ, अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा है? तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा है? तो v का कंपोनेंट क्या, इधर v cos थीटा होगा, और इधर क्या v cos ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज v sin थीटा होगा। तो v का कंपोनेंट ऐसे होगा क्या, ये v sin थीटा हॉरिजेंटल में और v cos थीटा वर्टिकल में। बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर है? तो देखो, यहाँ पे वही है, वही दिखाया गया है कि ये जो v वाला लाइन है इधर से, ये दिख रहा है क्या आपको रेड कलर में? ये रेड कलर में दिख रहा है क्या? मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये जो v है, तो ये जो एंगल है ये है 90 माइनस थीटा। तो v के कंपोनेंट्स वही लिखा है कि ये हो गया v sin थीटा, और ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो ये v का कंपोनेंट है v cos थीटा। ठीक है, क्लियर? ओके। तो देखो v sin थीटा, अब देखो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी है v sin थीटा, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो है u cos थीटा। और आप जानते हो कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वो चेंज नहीं होता है, बिकॉज हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन जीरो है। सो वी नो दैट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो कि v sin थीटा इज इक्वल टू u cos थीटा। तो v sin थीटा इज इक्वल टू u cos थीटा। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u cos थीटा बाई साइन थीटा विच इज u cot थीटा। तो v का वैल्यू कितना आ गया यार, u cot थीटा। बोलो, क्लियर है इतना? तो ये पहला स्टेप था, ये था अपना पहला स्टेप। ये पहला स्टेप हो गया, v का वैल्यू आया u cot थीटा। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। बहुत बढ़िया भाई। तो अब फिर से जो लोग ये मेथड से नहीं किए हैं, वीडियो पॉज करके अभी भी ट्राई कर सकते हैं आगे। टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकालें, तो टाइम कैसे निकालें? तो देखो, अब हम लोग हेल्प लेंगे इसका, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी का हेल्प लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें जो है यहाँ पे वी वाई पता है, वाई की जो वेलोसिटी की जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये यहाँ पे वी कॉस थीटा आया है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है। तो हमने अगर रिफरेंस को अपवर्ड पॉजिटिव लिया है, तो ये जो यहाँ पे वी वाई की वैल्यू है वो कितना होगा, वी कॉस थीटा पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। अगर हम रेफरेंस को अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो निगेटिव। सो हमें इस टाइम पे वी वाई की वैल्यू मालूम है -v cos थीटा।
तो हमें यहाँ पे मालूम है वी वाई का वैल्यू माइनस वी कॉस थीटा, तो हम ये सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो वी वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे माइनस वी कॉस थीटा, और हमें यू वाई तो पता ही है, यू साइन थीटा, ए वाई पता ही है, अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस जी टी। तो यहाँ से टी का वैल्यू आ गया, यहाँ से टी का वैल्यू आ गया, पर यहाँ पे वी का टर्म आ रहा है, और वी हमने पहले ही निकाल रखा है यार, वी आया था यू कॉट थीटा, तो हम लोग वी के जगह पे बैठा देंगे यू कॉट थीटा, और इसको सॉल्व करके टी का वैल्यू आ जाएगा। तो इस वाले मेथड से भी बहुत बच्चों ने किया होगा, करते हैं जनरली बच्चे। अच्छा, बिकॉज वो तुरंत क्लिक कर जाता है ना कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो सेम होगा, फिर बच्चे जो है, आप लोगों को ज्योमेट्री वगैरह लगाने में अच्छा लगता है कि हाँ भाई 90 डिग्री है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो ऐसे ये थीटा ले लिया, फिर जो है ऐसे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। तो ऐसे मतलब ऐसे धीरे धीरे करके बच्चे प्रोसीड कर जाते हैं कि हाँ भाई ये हो गया, फिर हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम कर दो, अब इतना हो गया है तो फिर तो आगे कर ही लेंगे वर्टिकल मतलब वी वाई का यूज करके। तो ये हो गया 4 मेथड। और पांचवा मेथड जो है वो है बहुत ही आसान, उससे आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, कोई कैलकुलेशन नहीं, बिल्कुल एक आध लाइन में ही आ जाता है। ठीक है, तो रेडी हो आप देखने के लिए? वीडियो पॉज करके आप पहले सोच सकते हो कि हाँ भाई क्या करें, एक और मेथड और सोच सकते हैं क्या, और ऐसा क्या मेथड होता होगा जो कि बहुत आसान होता होगा, एक आध लाइन में ही आंसर आ जाता होगा। ओके, तो सस्पेंस खत्म करते हैं और ये देखते हैं यहाँ पे पांचवा मेथड। पांचवा मेथड में ये कह रहा है कि भाई देखो, यू वाला जो डायरेक्शन था ना, यू का जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है उसी को आप एक्स एक्सिस मान लो। हाँ, कर सकते हैं ऐसा। यार एक्स और वाई एक्सिस ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को ही एक्स और वाई मानूं। इसी चीज को घुमा देंगे, ऐसे मान लो थीटा से, तो एक्स इधर आ गया, वाई इधर आ गया, दोनों तो परपेंडिकुलर ही है, 90 डिग्री है दोनों के बीच में, क्या इसको एक्स और वाई नहीं माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है। और घुमा दे, एक्स इधर आ गया, वाई इधर आ गया, ऐसा नहीं माना जा सकता है? माना जा सकता है। तो भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या है, बस दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने चाहिए। ठीक है, तो मान ही सकते हैं हम लोग। तो ये यू वाला डायरेक्शन को हम लोग मान लेंगे एक्स एक्सिस। तो ये जो वी वाला डायरेक्शन है, यहाँ पे वी तो परपेंडिकुलर हो गया है, तो ये वाला डायरेक्शन वाई एक्सिस हो जाएगा क्या? ये अगर एक्स एक्सिस है, ये इस पे 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो क्या ये वाला डायरेक्शन जो वी वाला डायरेक्शन है वो वाई डायरेक्शन हो जाएगा? बोलो यार, क्लियर है? बहुत बढ़िया सर, हो जाएगा, वैसा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन सर ऐसा लेके फायदा क्या होगा, मतलब कुछ फायदा होगा हमें? बहुत फायदा होगा। देखो क्या फायदा होगा, सोचो क्या फायदा होगा। चलो इतना तो बता दिया आपको कि ये एक्स है ये वाई है, अभी भी आप वीडियो पॉज करो और सोचो कि क्या फायदा होगा, मतलब अब कैसे कर सकते हैं, तो एक बार वीडियो पॉज करके फिर से एक ट्राई दो। ओके, दे दिए, बहुत बढ़िया। तो देखो, अब यहाँ पे अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस माना है और इसको अगर वाई एक्सिस माना है मेरे दोस्त, तो एक बात बताओ, इनिशियली जो पूरी की पूरी वेलोसिटी है वो तो एक्स के लॉन्ग है। इनिशियली पूरी की पूरी वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग है, बिकॉज एक्स एक्सिस हमने इसी को माना है। तो इनिशियली जो यू एक्स होगा वो यू होगा, और जो यू वाई होगा वो जीरो होगा, बिकॉज वाई के लॉन्ग कोई कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी का। ठीक है, वाई क्या हो जाएगा, मतलब ये एक्स एक्सिस मान लिया ना आपने, तो वाई जो है वो ऐसे आ गया, वाई ऐसे आ गया, ये आ गया वाई। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। तो इनिशियली जो वेलोसिटी यू है, तो क्या हो गया, यू एक्स इक्वल टू यू हो गया, और यू वाई का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। बोलो भाई, है ना? बहुत बढ़िया। अब जब ये वेलोसिटी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया है यार, जब ये वेलोसिटी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया है, तो इस समय पूरी की जो पूरी वेलोसिटी है वो किधर आ गया, वाई के लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे पूरी की पूरी वेलोसिटी किधर आ गया है, वाई के लॉन्ग आ गया है। तो यानी कि इस केस में, आई मीन इस टाइम पे जो वेलोसिटी पूरा का पूरा अगर वाई के लॉन्ग है, तो एक्स कंपोनेंट उसका कितना हुआ, जीरो हुआ ना? एक्स कंपोनेंट कितना हुआ, जीरो हुआ, बोलो। और इनिशियली एक्स कंपोनेंट कितना था, यू था, तो इनिशियली एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू था। ठीक है, और अभी इस टाइम पे जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो जीरो हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक बात बताओ हम लोग, अब क्या करें, अब समझ में आ रहा है थोड़ा? अब देखो एक चीज और है, आपने एक्स और वाई इसको लिया है, इस वाले लाइन को लिया है एक्स और वाई, तो आपको क्या करना चाहिए कि सारे चीजों का कंपोनेंट्स इसी दो डायरेक्शन में लेना है। ठीक है, इसी दो डायरेक्शन में लेना है।
अभी जो बॉल का जो एक्सेलरेशन है ना, वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है। तो अभी जब आपने एक्सिस चेंज कर दिया, ये एक्स है और ये वाई है, तो अभी आप ये नहीं बोल सकते हो कि जी इज अलोंग वाई एक्सिस। तो अभी जी को वाई एक्सिस के अलोंग नहीं बोल सकते हो, अभी जी का एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, जी का कंपोनेंट लिख लेते हैं एक्स के अलोंग वाई के अलोंग। तो देखो ये जी है ना, ठीक है, ये इधर से ये एंगल थीटा होगा क्या, ये कैसे डिसाइड करेंगे सर? तो देखो, आप एक बात बताओ, जी जो है वो ऐसे लगता है ऐसे, ये जी वाली लाइन है, ठीक है, इसको ऐसे एक्सटेंड करो, देखो ये जी वाली लाइन है, इसको ऐसे एक्सटेंड करो, तो ये देखो ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये, तो ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा? ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। और ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो कि ये एंगल थीटा होगा। बहुत बढ़िया। तो जी का, यही बात इतनी आ रही है समझ में? तो जी जो है इस लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर इसका कंपोनेंट जी कॉस थीटा होना चाहिए। और इस लाइन से 90 माइनस थीटा बना रहा है, तो इधर इसका कंपोनेंट क्या होना चाहिए, जी कॉस 90 माइनस थीटा, विच विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा। तो अलोंग वाई एक्सिस इसका कंपोनेंट जी कॉस थीटा आ रहा है, और अलोंग एक्स एक्सिस जी साइन थीटा आ रहा है। ये बात आई समझ में? बोलो क्लियर है? देख लो। ओके। तो देखो ये जी वाली लाइन है, और इधर वाई वाले लाइन से ये एंगल थीटा बना रहा था, ये एंगल ये थीटा बन रहा था ना, ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा था, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट इधर कितना आया, जी कॉस थीटा आया, और ये वाला एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा था, तो ये वाला कंपोनेंट इधर कितना आया था, जी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, विच इज जी साइन थीटा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप ए एक्स को क्या लिखोगे, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो मेरे दोस्त, आपका एक्स एक्सिस जो है ना वो इधर है, आपने रेफरेंस इसको इधर पॉजिटिव लिया है, रेफरेंस पॉजिटिव इधर लिया है। और ये जो जी का कंपोनेंट है ना, ये इधर 90 माइनस थीटा, जी का जो कंपोनेंट है ये इधर इधर जा रहा है, एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इधर जो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है, ये जी साइन थीटा ऐसे डाउन हो गया, तो आप इसको क्या बोलोगे, प्लस जी साइन थीटा या माइनस जी साइन थीटा? माइनस जी साइन थीटा, बिकॉज हमने अपवर्ड को पॉजिटिव माना है, और यहाँ पे जी साइन थीटा डाउनवर्ड है, तो एक्स क्या लिखेंगे, माइनस जी साइन थीटा। और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो एक्स के लॉन्ग ही है, रेफरेंस डायरेक्शन में ही है, तो यू एक्स जो है इसको लिखेंगे प्लस यू। तो यू एक्स को लिखेंगे प्लस यू, ए एक्स की जो वैल्यू है वो हो गया माइनस जी साइन थीटा। अभी जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गया, जब वेलोसिटी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया यू के, तो ये पूरा का पूरा वेलोसिटी तो वाई के लॉन्ग आ गया, तो इसका एक्स के लॉन्ग तो कोई कंपोनेंट नहीं होगा इस डायरेक्शन में, तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, तो वी एक्स कितना हो गया, जीरो। अच्छा, ए एक्स कितना आया है, ए एक्स है माइनस जी साइन थीटा, ए एक्स कितना है, माइनस जी साइन थीटा। अब इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है थीटा, वो तो एक कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो ये जो ए एक्स है क्या है, ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, तो हम लोग लगा देंगे वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये लगा दिया इक्वेशन, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। क्यों लगा सकते हैं, ये हम लोग कब लगाते हैं ये इक्वेशन, ये हम लोग तब लगाते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो एक्स के लॉन्ग लगा रहे हैं तो ये तब लगाएंगे जब एक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो, और एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। एक्स की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, एक्स एक्सिस आपका ये वाला है, एक्स एक्सिस ये वाला है, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो आपकी एक्सेलरेशन है वो कितना आया है, ऐसे माइनस जी साइन थीटा, माइनस जी साइन थीटा। तो इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है, थीटा इज द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो दे रखा है ना, वो तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, ऐसे वेलोसिटी का वो एंगल चेंज हो रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, पर ये यहाँ पे जो जो जी साइन, मतलब यहाँ पे जो थीटा है वो तो इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, वो तो एक कांस्टेंट है, तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो एक्स का वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम लोग लगा सकते हैं ना फॉर्मूला कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। अब यहाँ पे ये वैल्यूज बैठा दीजिए आप, तो ये वैल्यूज बैठा देंगे तो वी एक्स की जगह पे आ गया जीरो, यू एक्स की जगह पे आ गया यू, और ए एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस जी साइन थीटा और इंटू टी। बोलो यार, ये वाला चीज क्लियर है क्या, ये वाला चीज क्लियर है? देख लो, देख लो भाई। वी एक्स जीरो क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो पूरी की पूरी वाई के लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग कोई कंपोनेंट नहीं है इसका, इसीलिए वी एक्स जीरो हुआ।
क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो बस अब निकल गया यार, फिर टी बचा क्या इसमें? तो वी एक्स का वैल्यू आपने कर लिया, 0 = u - g sin थीटा × टी। ठीक है, वी एक्स की जगह यू, ए एक्स की जगह -g sin थीटा, तो टी का वैल्यू हो गया u/g sin थीटा। चलिए, तो आपको इतने सारे मेथड से करके बहुत कुछ मजा आया होगा, बहुत कुछ बढ़िया लगा होगा। कैसा लगा ये आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो अभी जो हमने रिजल्ट देखा, उसी पे करते हैं एक ये क्वेश्चन। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 30 डिग्री। सो व्हाट विल बी टाइम आफ्टर विच वी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी? तो बहुत आसान है, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? वैसे आसान तो है, बट उससे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? उससे पहले एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अभी ये बनाना छोड़ दो, ध्यान से सुनना। आप ये बताओ कि यहाँ पे क्या वेलोसिटी हो पाएगा परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी? क्वेश्चन पहले ये है। वैल्यू क्या होगा वो बात की, मतलब वैल्यू क्या है वो तो ठीक है, बट पहले आप ये बताओ कि इस केस में विल द वेलोसिटी, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, सेम लेवल प्रोजेक्शन है, जहां से प्रोजेक्ट किया है वापस बॉल वहीं पे आके गिर रहा है, क्या यहाँ पे वेलोसिटी एट एनी टाइम विल, कैन इट बी परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी? क्या वो सिचुएशन परपेंडिकुलर वाला यहाँ पे बन सकता है? अच्छा, कैसे चेक करेंगे? तो कैसे चेक करेंगे, तो पहले तो आप वो फॉर्मूला लगा के निकाल लो कि भाई कब होता है परपेंडिकुलर। सो वी नो डैट कि जो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला था अभी, कि वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी, उसके लिए टाइम था u/g sin थीटा। तो u दिया हुआ है, वैल्यू बाद में डाल लेना, फिलहाल u ही रहने दो। और साइन थीटा, थीटा दिया है 30 डिग्री, तो साइन 30 होता है हाफ। सो यहाँ पे टाइम है 2u/g। यहाँ पे टाइम कितना आ रहा है, कितने टाइम के बाद वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी होगा? 2u/g। अच्छा, और ये बताओ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? भाई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो सर होता है, हमने पढ़ा था 2u/y/z, मतलब आई मीन जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका y कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो होता है वो होता है u/sin थीटा। सो दिस इज 2u/sin θ/z। तो ये तो सर हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u/z इंटू साइन 30 डिग्री, थीटा इज 30 डिग्री। तो ये हो गया 2u/z इंटू साइन 30 इज हाफ। तो ये सर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो है u/z। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? u/z। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला से कितना आया निकल के? u/z। लेकिन कितने टाइम के बाद ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा इनिशियल वेलोसिटी के? कितने टाइम के बाद वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी होगा? ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट से ज्यादा आ रहा है, इनफैक्ट डबल है उसका, टाइम ऑफ फ्लाइट से ज्यादा आ रहा है। तो यार कहानी तो यहीं पे खत्म हो गई ना, प्रोजेक्टाइल तो यहीं पे आकर के सो गया, खत्म हो गया इसकी मोशन। तो इसने ट्रेवल ही किया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ही जो है वो u/z आया है, और ये बोल रहा है कि भाई वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 2u/g टाइम के बाद होगा, डबल टाइम के बाद होगा। तो इसके बाद मोशन कहाँ हो रहा है? तो इस केस में तो परपेंडिकुलर हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे करके आपसे एग्जाम में फंसाया जा सकता है कि मान लो कि आपको जो है ऑप्शन दे देगा कि हाँ, अ, इस केस में वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, इस केस में एक ऑप्शन दे दिया कि नहीं, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी नहीं हो सकता है। आप सोचोगे यार हमें तो फार्मूला पता ही है, होता ही है परपेंडिकुलर, ठीक है, u/g sin थीटा, आप टिक मार के आ जाओगे। पर ये यहाँ पे मोशन ही आगे, पूरा पूरा मोशन कंटिन्यू ही नहीं हो रहा है ना। जैसे मान लो ये कुछ अगर बिल्डिंग से थ्रो करते, ये कुछ बिल्डिंग से थ्रो करते, नीचे ग्राउंड होता, पूरे मोशन कंटिन्यू होता नीचे तक, तब तो फिर हो सकता था कि हाँ भाई थोड़ी देर के बाद ये बॉल यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पे जा करके वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया इनिशियल वेलोसिटी के। पर ये तो मोशन यहीं पे खत्म हो जा रहा है, तो इतने दूर में तो ये चीज नहीं हो पाएगा। तो अच्छा, ओके, तो वही चीज लिखा है यहाँ पे कि है टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u/z। ठीक है, और भाई टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये आपका, सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट u/z आ रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है u/z वो लेसी है रिक्वायर्ड टाइम से, मतलब जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है उससे लेसी है। तो देयरफॉर यहाँ पे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए यहाँ पे v परपेंडिकुलर टू u नहीं हो पाएगा। तो अब मन में क्वेश्चन आता है कि सर कैसे पता चलेगा, कोई ऐसा जनरलाइज कर लें क्या कि कब ये परपेंडिकुलर हो पाएगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए, कब ये परपेंडिकुलर नहीं होगा? तो हम लोग इसको जनरलाइज, चलो जनरलाइज करते हैं कि भाई
ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन कि भाई वी परपेंडिकुलर टू यू पॉसिबल हो सके? अच्छा, तो देखो भाई, अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए अगर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होना है इनिशियल वेलोसिटी के, तो जो टाइम निकालते थे हम लोग परपेंडिकुलर होने के लिए यू बाई जी साइन थीटा, इसको लेस होना पड़ेगा टाइम ऑफ फ्लाइट से। ठीक है, इसको क्या होना पड़ेगा? लेस होना चाहिए। इसको क्या होना पड़ेगा? लेस होना पड़ेगा। ठीक है, या इक्वल टू होगा तब भी चलेगा। इक्वल टू हो गया तो जहां पे स्ट्राइक कर रहा है वहां पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो ये परपेंडिकुलर हो सके, वी परपेंडिकुलर टू यू हो सके, इसके लिए क्या जरूरी है कि इसका जो टाइम का कंडीशन आता था यू बाई जी साइन थीटा, वो वाली टाइम क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से। आ रही है बात समझ में? बोलो यार, जो अभी तुमने परपेंडिकुलर होने का टाइम निकाला यू बाई जी साइन थीटा, वो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट के? तभी तो हो पाएगा। तो आप यहाँ पे ये कंडीशन लिख दीजिए, सो यू बाई जी साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बैठा दो आप, टू यू साइन थीटा बाई जी। यू कट गया, जी कट गया, तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ साइन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/√2, सो थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्री। ये आ गया कंडीशन। मतलब इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 45 डिग्री से ज्यादा है या इवन इक्वल है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में तो ठीक है, उस केस में तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए वी परपेंडिकुलर टू यू हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा लेस देन 45 है, जैसे ऊपर में 30 डिग्री था, तो उस केस में सेम लेवल प्रोजेक्शन के लिए तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट लिख लो आप कि भाई फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वी बिकम्स परपेंडिकुलर टू यू ओनली इफ थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, अगर थीटा लेस देन 45 है तो उस केस में क्या होगा कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। मान लो कुछ बिल्डिंग से अगर इसको थ्रो किया और ये बॉल ऐसे जाकर के ऐसे आया, तो ये सेम लेवल तक, यहां तक में आने में तो नहीं हो पाएगा वो परपेंडिकुलर, कहीं और नीचे जाकर के यहाँ पे हो सकता है कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी हो जाए। यहाँ पे ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी हो जाए। तो ये कहाँ पे जाके हो रहा है? आई मीन थोड़ा नीचे जाके होगा, बिकॉज ये जो यहाँ यहाँ से यहाँ पहुंचने का जो टाइम है यू बाई जी साइन थीटा, ये ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल आई मीन क्या बोलते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए जो टाइम लग रहा था। ठीक है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए जो टाइम लग रहा था उससे ज्यादा हो रहा है, इसीलिए नीचे जाके परपेंडिकुलर हो रहा है। तो ये चीज आई होप कि आपको एक नया चीज पता चला होगा। इसी टाइप का ये दूसरा एग्जाम्पल है, और इसको भी हम लोग बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज करो और ट्राई करो इसको बहुत सारे मेथड से करने का। अभी तो आपके पास आइडिया है, पिछले क्वेश्चन में इतने सारे मेथड्स किए थे तो कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड से ट्राई करो और उसके बाद देखो कि कौन से मेथड से जो है वो हम लोग बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ एक ही मेथड से। बाकी जो मेथड्स हैं वो आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और ठीक है, मतलब फिर उतना रिलेवेंट नहीं होगा। मतलब फिर बच्चों का टाइम भी तो बहुत वेस्ट हो जाएगा ना। फिर उनको लगेगा कि यार कौन सा आई मीन कोई नया स्टूडेंट अगर आता है तो इफ यू फाइंड सो मेनी वीडियोस, उसको पता नहीं लगेगा कि कौन सा देखना चाहिए, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है, कौन सा नहीं है। तो इसलिए मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता, वो आपको करना होगा। मैंने रास्ता दिखा दिया, चलना तो आपको खुद ही होगा। तो चलो देख लिए। तो देखो अब जो है एक मेथड से मैं कर रहा हूँ इसको। तो ये देखिए, ये रहा सॉल्यूशन। ये कह रहा है कितने टाइम के बाद ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे बॉल्स, बॉल का जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक कुछ हाइट, फ्रॉम द हाइट ऑफ ए टावर टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। एक दोनों बॉल्स थ्रो किए गए हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस U1 स्पीड से और दूसरा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस U2 स्पीड से। टावर की जो हाइट है वो सफिशियंट है सच दैट कि इनके वेलोसिटीज हो सकें परपेंडिकुलर। मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई वो नीचे आ गया है तब तक वो परपेंडिकुलर ही नहीं हुआ है। टावर का हाइट सफिशियंट है। तो कितने टाइम के बाद इनके वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हो जाएंगे? तो लेट अस से यहाँ पे पहुंचने के बाद टी टाइम के बाद इनके वेलोसिटीज परपेंडिकुलर होते हैं। सो मान लो अभी इसका वेलोसिटी है इधर V1 और इसका वेलोसिटी है इधर V2, और यहाँ पे इस मोमेंट पे ये जो दोनों वेलोसिटीज हैं ये हो गए हैं परपेंडिकुलर।
तो परपेंडिकुलर हो गए मेरे दोस्त, V1 एंड V2 आर परपेंडिकुलर, तो V1 परपेंडिकुलर V2, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो V1 परपेंडिकुलर टू V2, तो V1 और V2 का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो। तो मैं यहाँ पे एक सेकंड लिख देता हूँ, V1 डॉट V2 इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया V1 डॉट V2 इक्वल टू जीरो। अच्छा, उसके बाद देखो अभी आप जो दोनों का एक्सेलरेशन है ना, दोनों का तो फ्री फॉल हो रहा है, तो दोनों का एक्सेलरेशन तो जी डाउनवर्ड्स ही होगा, और जी जो है वो तो कांस्टेंट ही है। तो हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, वो दोनों के लिए लगा सकते हैं। तो आप V1 को क्या लिख सकते हो, U1 प्लस ए टी, ए जो है वो है जी, तो ए के जगह पे आप लिख सकते हो जी, तो जी टी, पूरा वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। और दूसरे बॉल का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, U2 वेक्टर प्लस ए टी, और ए जो है उसका भी है जी, तो V2 को लिख सकते हैं U2 प्लस जी टी। तो हमने V1 को लिख दिया U1 प्लस जी टी, V2 के जगह पे लिख दिया U2 प्लस जी टी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया जीरो। अब ये ब्रैकेट खोलिए, एक एक करके डॉट प्रोडक्ट निकालिए। पहला डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा U1 U2 के बीच में, सो U1 डॉट U2। दूसरा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा U1 और GT के बीच में, U1 डॉट GT। तीसरा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा GT डॉट U2। और फोर्थ जो है वो हो जाएगा GT डॉट GT। तो ये इक्वल टू हो गया जीरो। बोलो भाई क्लियर है। अब बताओ यार U1 डॉट U2 क्या होगा। U1 की डायरेक्शन है इधर, और सॉरी, U1 का डायरेक्शन है इधर और U2 का डायरेक्शन है इधर, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 180 डिग्री। तो U1 डॉट U2 मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा U1 मॉड ऑफ U1 इंटू मॉड ऑफ U2 इंटू दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री, सो कॉस 180, तो ये हो जाएगा माइनस U1 U2। तो पहला जो टर्म है वो हो गया माइनस U1 U2। अच्छा, दूसरा जो टर्म है ये क्या है, U1 डॉट GT। तो देखो U1 इधर है और G का डायरेक्शन, टाइम का तो कोई डायरेक्शन है नहीं, तो G का डायरेक्शन किधर है, इधर, तो ये GT इधर होगा। अब ये G का डायरेक्शन और ये U1 का डायरेक्शन, ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है क्या, ये दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो U1 डॉट GT क्या हो जाएगा यार, जीरो हो जाएगा। और सिमिलरली GT डॉट U2, आप GT डॉट U2 को U2 डॉट GT भी लिख सकते हो। तो U2 भी तो भाई है हॉरिजेंटल, और GT जो है वो है वर्टिकल, तो U2 और GT के बीच में भी एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो U2 डॉट GT भी जीरो हो जाएगा, या फिर GT डॉट U2 कहो या U2 डॉट GT कहो, बिकॉज यू नो कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्पिटेटिव होता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B डॉट वेक्टर A। सो GT डॉट U2 और U2 डॉट GT ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये दोनों टर्म्स क्या हो गए, जीरो। और ये जो लास्ट वाला है उसमें GT डॉट GT, ये दोनों सेमी वेक्टर्स हैं। तो आप जानते हो कि, पहले तो ये देख लो यार, पहले क्लियर है यार, पहले ये सेकंड टर्म थर्ड टर्म जीरो हो गया, ये क्लियर है। अच्छा, फोर्थ टर्म का देखो, आप जानते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए जो होता है, आई मीन वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वो होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ ए इंटू कॉस 0 डिग्री। तो वहां से कॉस जीरो वन होता है, तो ये होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो देयर फोर जी टी डॉट जी टी क्या होगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ जी टी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो फोर्थ वाला टर्म हो गया जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये देखो फोर्थ वाला टर्म हो गया जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये वाला टर्म हो गया जीरो, ये वाला टर्म हो गया जीरो, और ये वाला टर्म आया था माइनस U1 U2। ये वैल्यू बैठा दीजिए आप। तो माइनस U1 U2 सेकंड थर्ड टर्म जीरो, ये जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से टी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा U1 U2 बाई जी, और यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट U1 U2 बाई जी। तो देखो कितना आसानी से निकल गया ये। तो आप लोग इसको दूसरे तीसरे मेथड से, अदर अदर मेथड से आप इसको ट्राई कीजिएगा, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग और साउंड होगी और बढ़िया होगी। एक इस टाइप का क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको जो प्रोजेक्टाइल है, जो पैराबोलिक पाथ है, उसका इक्वेशन दिया रहेगा। तो उसका इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। आप जानते हो प्रोजेक्टाइल में जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, और पैराबोला में ये दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो एक का मैक्सिमम पावर 2 रहता है, एक दूसरे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 रहता है। तो ये पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, और आपको बताना रहेगा कि भाई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा क्या होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखो आप जानते हो कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है वो वही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है या इक्वेशन ऑफ पाथ है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है या इक्वेशन ऑफ पाथ है। तो आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख दोगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और आप उससे इसको कंपेयर करोगे, और कंपेयर करके आपको आंसर मिल जाएगा।
तो देखो, जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, आपने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, फॉर्मूला तो याद ही होगा आपको। सर फॉर्मूला तो भूल जाते हैं। y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर वाई, नीचे में होता है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो ये जो यू कॉस थीटा है वही यू का एक्स कंपोनेंट होता है। तो मैं इसको ना यू एक्स लिखना प्रीफर करता हूँ पूरे यू कॉस थीटा को, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा थोड़ा याद करना आसान रहता है। आपको जो कंफर्टेबल लगे वो आप यूज कीजिएगा। ठीक है, मुझे जो है वो ये यू एक्स याद रखना कंफर्टेबल होता है। यू एक्स इज यू कॉस थीटा, थोड़ा सा दो टर्म हट जाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म हट जाता है। तो अगर आप इससे कंपेयर करो, ठीक है, तो देखो ऊपर में जो इक्वेशन दे रखा है वो क्या है, दिया हुआ है वो है गिवन। ऊपर में क्या दिया है, y इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 12/9 इंटू एक्स। मतलब ऐसा लिख देता हूं, x इंटू 12/9। ठीक है, x इंटू 12/9 और -5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 9। 5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 9। अच्छा, अब आप इन दोनों को कंपेयर करो। तो मैं इसको लिख देता हूं 1, ये इक्वेशन 1 एंड ये हो गया 2। सो कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करना तो भाई आसान है। तो कंपेयर करके हमें ये मिलेगा कि tan थीटा की वैल्यू है 12/9। और हमें कंपेयर करके मिलेगा, ये जो देखो ये जो 5 है ना 5, ये 5 को g/2 लिख सकते हैं क्या? क्वेश्चन में तो g दिया हुआ है 10, तो मैं ये 5 को g/2 लिख दूं यार, बताओ। ये 5 को लिख देता हूँ g/2, 5 को लिख देता हूँ g/2। तो ये g/2, अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गई। यू एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 9। यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो देखो tan थीटा है 12/9, 12/9 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 4/3। तो tan थीटा एक्चुअल में हो गया 4/3। अब ये बताओ, tan थीटा अगर 4/3 हो, tan थीटा अगर 4/3 हो, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये एंगल 53 डिग्री होता है ना, और ये 37 होता है ना। हाँ, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू हमें मिल जाएगा 53 डिग्री। तो थीटा मिल गया। एंड यू एक्स जो होता है वो क्या होता है, यू कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यू कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अच्छा, और यू कैन से यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी तो बोल सकते हो। अब ये बताओ, इस डायग्राम से क्या हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं? कॉस थीटा तो है 53 डिग्री, तो कॉस 53 डिग्री कितना हुआ, बेस बाई हाइपोटेन्यूज 3/5। तो हम लोग यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 3/5 बैठा देंगे। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 5/3। तो कितना हो गया ये, 9 इंटू 5/3 कितना हो गया यार? सही किया है ना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना यहाँ पे? हो ये तो स्क्वायर छूट गया था यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा है ना यार। वही मैं कहूँ कि कुछ तो लग रहा है ऐसा अलग टाइप का। सो यू स्क्वायर इंटू ये हो गया 9/25 इज इक्वल टू 9। ये अब 9 कट गया। सो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यू का वैल्यू हो गया 5 मीटर पर सेकंड। तो ये यू भी मिल गया अपने को, यही तो निकालना था, यू और थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया आपका
u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड एंड थीटा इक्वल टू 53 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया रहेगा इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से कंपेयर कर लेंगे तो हमें tan थीटा भी मिल जाएगा। ठीक है, जो x का कोएफिशिएंट होगा वो tan थीटा देगा, और tan थीटा मिल जाएगा तो ये हमें cos थीटा भी पता चल जाएगा, उससे हमें u भी मिल जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, अब प्रोवाइडेड कि पता रहे आपको कि कैसे करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जी का वैल्यू 10 ही लेना है आपको। ये पाथ ऑफ पैराबोला दिया हुआ है, सो दिस इज पाथ ऑफ पैराबोला। ये सेमी सर्कल मत समझ लेना इसको, सेमी सर्कल नहीं है ये। ठीक है, ये पैराबोलिक पाथ है, पैराबोलिक पाथ है, और इस पैराबोलिक पाथ पे एक पॉइंट है क्यू, और ये क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट दिया है इसका 14 और वाई कोऑर्डिनेट दिया है 6। सो क्यू पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देयर इज अ पॉइंट लाइंग ऑन द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्यू हुज कोऑर्डिनेट्स आर 14 एंड 6, और ये वाला डिस्टेंस दिया है 4 मीटर। सो फॉर द सिचुएशन सोन यू हैव टू फाइंड यू एंड थीटा। यू और थीटा क्या होगा? तो चलिए बनाइए, ये वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए। ओके, तो शुरू करें। अब देखो, पॉइंट क्यू जो है, पॉइंट क्यू इज लाइंग ऑन द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पॉइंट क्यू इज लाइंग ऑन द ट्रेजेक्ट्री, इट इज लाइंग ऑन द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये जो क्यू का कोऑर्डिनेट है 14,6, तो इट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो था वो अगर हम लिखें, अभी अभी तो हमने पढ़ा था ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर हम लिखें, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू एक्स स्क्वायर था, वो यू एक्स स्क्वायर को ये ऐसा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। सो y इज इक्वल टू एक्स टेन। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम y के जगह पे डाल दें, ये q का कोऑर्डिनेट है कितना, 14,6, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो q का कोऑर्डिनेट है 14,6। तो अगर हम y के जगह पे 6 बैठा दें, x के जगह 14 बैठा दें, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस हाफ जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 10/2 5 इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, x के जगह पे तो ये बैठाएंगे ना, x के जगह पे तो 14 बैठाएंगे, तो 14 का स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखो, हमें tan थीटा, थीटा भी नहीं पता है, और थीटा भी नहीं पता है, और यू भी नहीं पता है। तो दो दो चीज नहीं पता है, और यहाँ पे सो यू और थीटा दो दो वेरिएबल हो गया, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। तो ये तो एक ही इक्वेशन है, एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, वो दिया हुआ है रेंज। देखो ये जो रेंज है, ये रेंज हो गया 14+4, ये हो गया 18 मीटर। तो फिर आप रेंज का एक इक्वेशन बना सकते हो कि रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, मतलब 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। इसका वैल्यू दिया हुआ है 18। तो यहाँ से एक और इक्वेशन बना, दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर यू और थीटा मिल जाएगा। थोड़ा लेंदी है, थोड़ा लेंदी है। तो एक काम और कर सकते हैं, ये जो रेंज है ना, रेंज कितना है, 14+4 18 है, तो रेंज जो है वो 18 है। और ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर रेंज के फॉर्म में ही मालूम होता तो हम लोग डायरेक्टली जो है वो फॉर्मूला बैठा सकते थे, हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला बैठा सकते थे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें रेंज के फॉर्म में मालूम होता है क्या? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मेरे दोस्त, क्या हमें रेंज के फॉर्म में मालूम होता है? यस, रेंज के फॉर्म में यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है ऐसा लिखा गया था। आप याद करो, y इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था एक्स टेन थीटा, इसको कॉमन लेने तो 1 माइनस एक्स बाई रेंज। ये फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करें तो हमें तो आर भी दे रखा है 18, ये वाई के जगह पे 6 बैठा देंगे, एक्स के जगह 14 बैठा देंगे। तो यहाँ पे तो ये इधर एक्स के जगह 14 बैठा देंगे, तो यहाँ तो tan थीटा डायरेक्टली मिल जाएगा हमें, है कि नहीं यार?
तो इससे आसान पड़ेगा आपको, इससे आसान पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला ना यूज करके ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसीलिए हर एक फॉर्मूला जरूरी होता है। ठीक है, बिकॉज कभी किसी फॉर्मूला से आसानी से बन जाएगा, कभी किसी दूसरे फॉर्मूला से आसानी से बन जाएगा। तो देखिए हम लोग ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे यूज कर लेंगे, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर। So point Q, whose coordinate is 14,6, is lying on the trajectory, so it must satisfy the above equation. So y के जगह पे we will substitute 4, x के जगह पे 14, tan थीटा 1 माइनस x के जगह 14 और रेंज है 18। तो ये बैठा दिया, यहां से हमें मिल जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहां से हमें थीटा मिल जाएगा। तो एक पार्ट निकल गया, थीटा मिल गया। अब थीटा पता चल गया, तो अब हमें रेंज सॉरी यू निकालना है। तो यू निकालने के लिए आप अब क्या करोगे, थीटा तो मालूम चल गया है और रेंज हमें दिया हुआ है देखो 18। तो अगर रेंज का फॉर्मूला यूज कर लें हम लोग, तो रेंज का फॉर्मूला यूज करें, रेंज होता है यू स्क्वायर इंटू साइन टू थीटा बाई जी। और हमें यहाँ पे tan थीटा पता है, हमें यहाँ पे tan थीटा पता है। ठीक है, तो tan थीटा का वैल्यू से हमें साइन टू थीटा का वैल्यू निकालना होगा। तो क्या करना पड़ेगा, tan थीटा के वैल्यू से साइन टू थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो साइन टू थीटा को ऐसे लिख सकते हो आप, टू tan थीटा बाई वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन टू थीटा कैन बी रिटन एज टू tan थीटा बाई वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी tan थीटा का वैल्यू पता है 27/14, तो tan थीटा का वैल्यू आप बैठा दीजिए 27/14। तो ये सब जो है वो कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है। आपको पर्पस बताना था कि कैसे निकालना होता है। यहाँ से हमें u का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से हमें u का वैल्यू मिल जाएगा यार। ठीक है, ओके। अब ये लेंदी है बट एटलीस्ट मतलब हमें पता तो चल गया कि भाई यू निकालने का तरीका क्या है। ओके, तो देखो हमें यू भी मिल गया, थीटा भी मिल गया, यही तो निकालना था इस क्वेश्चन में। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो हर क्वेश्चन हमें एक चीज सिखा रहा है यहाँ पे। जैसे ये वाले क्वेश्चन ने हमें ये सिखाया, ये जो फॉर्मूला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसने हमें ये सिखाया कि अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है तो इसको, ये जो फॉर्मूला है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू एक्स स्क्वायर, इससे कंपेयर करके बना सकते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस बता रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस बता रहा है, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी इसी टाइप का है। तो तीसरा क्वेश्चन ये रहा। सो ये पैराबोलिक पाथ दिया हुआ है, प्रोजेक्टाइल का पैराबोलिक पाथ। इनिशियल जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था विथ हॉरिजेंटल, इट इज थीटा नॉट गिवन। और यहाँ पे मान लो ट्रेजेक्टरी के ऊपर कोई पॉइंट है, लेटर से क्यू ही है, और अगर हम क्यू को इन दोनों इनिशियल पॉइंट ऑफ जो प्रोजेक्शन है और बाद में जहां हिट किया उससे अगर जोड़ दें, तो ये एंगल गिवन है, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। सो यू हैव टू प्रूव दैट tan थीटा नॉट इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है। आपको हमेशा ट्राई जरूर करना चाहिए, भले ही बने ना बने वो अलग बात है, पर एक बार सोचना जरूर चाहिए कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिकॉज ये जो आईआईटी का प्रिपरेशन है, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट गेनिंग फैक्ट्स, कि हाँ मतलब सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है कि अच्छा इस टाइप का रहेगा तो ऐसा कर देंगे। वो तो ठीक है, आपको मालूम तो होना ही चाहिए, बट उससे ज्यादा जरूरी है ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड टू थिंक, कि आप जो है वो नए सिचुएशन में सोच पा रहे हो कि नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि नहीं। और अंडरस्टैंडिंग डेवलप तभी होगी जब आप सोचोगे। वो बनना ना बनना अलग बात है, धीरे धीरे सीख जाओगे। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हाँ भाई हम तो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, नए सिचुएशन में तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखोगे आपका माइंड भी काम करने लगेगा और बेटर ढंग से और ज़्यादा ट्रेंड होगा, और फिर वो सोचने भी लग जाएगा। तो बस यही है कि हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है, फाइट करते रहना है। फाइट करते रहोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये लेट अस से दिस पॉइंट इज क्यू, और मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, ये वाला
वाई कोऑर्डिनेट वाई हो गया, और ये जो है ये डिस्टेंस ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट एक्स. So since this point Q is lying on the path of the projectile, or it is lying on the trajectory, so it must satisfy the equation of trajectory, which is y is equal to x tan theta 1 minus x by r. अब आपके मन में फिर से आएगा कि सर हमने यही वाला फॉर्मूला अभी क्यों लिया, और हमने जो है वो वाला क्यों नहीं लिया, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो था. तो क्योंकि हमें u वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, और हमें ये अल्फा बीटा दिख रहा है, और क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है वो tan अल्फा tan बीटा इस फॉर्म में है. तो बेसिकली tan अल्फा का मतलब देखो क्या हो गया, लाइक अगर मैं इस डायग्राम में बात करूं, तो ये जो tan अल्फा है इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा हो जाएगा y बाई एक्स, है ना. tan अल्फा क्या हो जाएगा y बाई एक्स. अगर रेंज के टर्म्स में बात करें तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगा रेंज माइनस एक्स. तो tan बीटा जो है वो हम लोग लिख सकते हैं y बाई आर माइनस एक्स. तो देखो जब हम tan बीटा लिखते हैं तो r का टर्म्स आ रहा है, तो इसीलिए हमें एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये r वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करना ज्यादा यहाँ पे यूजफुल रहेगा, एक फील आ रही है. तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर वाला. अब यहाँ से क्या हो गया, y बाई एक्स इज इक्वल टू tan थीटा r माइनस एक्स बाई आर. तो यहाँ पे आप tan थीटा को इस साइड ले लो लेफ्ट हैंड साइड में, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x इंटू आर माइनस ये tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा r इंटू वाई डिवाइडेड बाई ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इंटू आर माइनस एक्स. ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा प्रूफ करना था, तो हमने tan थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया. अभी राइट हैंड साइड ये वाला tan थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया. ठीक है, अभी राइट हैंड साइड में ये जो है वो रह गया. तो हमें ये प्रूफ करना है कि राइट हैंड साइड जो है वो tan अल्फा प्लस tan बीटा के इक्वल होना चाहिए. अच्छा, तो देखो तो जरा ये tan अल्फा कितना है यहाँ पे. tan अल्फा तो इस डायग्राम से है कितना, ये है y बाई एक्स. तो tan अल्फा इज y बाई एक्स, और tan बीटा इस डायग्राम से कितना है, इस डायग्राम से tan बीटा है, tan बीटा इज y बाई आर माइनस एक्स. तो इसको हम y बाई एक्स प्लस वाई बाई आर माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या, देखो तो जरा. ये जो टर्म आया है दिस कैन बी रिटन एज y बाई एक्स प्लस वाई बाई आर माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, जरा लिख के देखते हैं. तो ऐसा अगर लिखेंगे तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा ये वाला, और ये माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स कट जाएगा, यही आ जाएगा आर वाई सेम आ जाएगा. सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, और ये जो टर्म है ये है tan अल्फा, और ये जो टर्म है ये है tan बीटा. तो प्रूफ हो गया. ठीक है, अच्छा लगा होगा आपको ये क्वेश्चन. ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है ये रहा. ये प्रोजेक्टाइल है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, थीटा दिया है, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी कितना होगा, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी कितना होगा. डिस्टेंस ट्रेवल्ड का बस हमें प्रोसीजर देखना है, इसका कैलकुलेशन बहुत लेंदी चला जाता है, तो वो हम लोग कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे उतना. ठीक है, बस देखेंगे कि ये निकालते कैसे हैं. तो देखो, लेट अस से कि ये जो पार्टिकल है टी टाइम में कहीं पे पहुंचा होगा, पाथ पे ले लेते हैं कोई एक पॉइंट. सो लेट अस से कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये आपका टी टाइम में लेट अस से यहाँ पे पहुंचा, तो टी टाइम में यहाँ पे लेट अस से पहुंचा. इसका कोऑर्डिनेट है मान लो एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई. तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. अगर कोई बोले कि भाई जीरो से लेकर टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए से बी को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन यही हो गया डिस्प्लेसमेंट. तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो आपको अगर ये निकालना है तो ये वाला हाइट y हो गया, y कोऑर्डिनेट, और ये जो डिस्टेंस है ये x हो गया, ये x कोऑर्डिनेट हो गया. तो क्या हम y और x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. x तो हम लोग लिखते ही है ना. x को क्या होता है, x एक्सिस के लॉन्ग ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहता है, यू एक्स इंटू टी. तो ये हो गया आपका u कॉस थीटा इंटू टी. ठीक है, ये क्या हो गया u कॉस थीटा इंटू टी. हमें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही लिखना है, टाइम के फंक्शन में ही लिखना है. तो u कॉस थीटा कितना हो गया यहाँ पे 30 रूट 2 कॉस 45,
ये हो गया आपका 30√2 cos 45 डिग्री इंटू टी। तो ये हो जाएगा आपका 30√2 cos 45 हो गया 1/√2 इंटू टी। तो ये √2 कट गया, ये कितना हो गया 30t। तो x इज इक्वल टू हो गया 30t। ठीक है, ये x हो गया। और y की वैल्यू कितनी होगी? तो y का वैल्यू होगा y इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। y इज यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो y इज, यू वाई कितना है? यू वाई है 30√2 साइन 45। ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं पहले। तो 30√2 साइन 45, हम लोगों ने जो प्रोजेक्टाइल का फर्स्ट और सेकंड वीडियो किया उसमें तो ये सब चीज़ें देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वहां पे जाके देख लें। तो दिस हो गया प्लस हाफ ए वाई क्या हो जाएगा -g इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 30√2 साइन 45 हो गया 1/√2। तो दिस इंटू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये कट गया। सो y इज 30t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू ये है यार, y की वैल्यू ये है। ठीक है, 30t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यार? ये डिस्प्लेसमेंट जो है, ये x है और ये y है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये √x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के फॉर्म में लिखो, या आप इसको डिस्प्लेसमेंट का मॉड लिखोगे तो ये हो जाएगा √x² प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई तो हमें पता चल ही गया है, तो हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, या ये एंगल भी आप लिख सकते हो बीटा। tan बीटा क्या हो जाएगा? tan बीटा विल बी y/x। y/x हमें पता है तो हम लोग सब कुछ लिख ही सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मान लो अगर आप मॉड पूछे, या सिंपली आप डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या लिख सकते हो? ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यहां से जो भी वैल्यू बोलेगा वो निकल ही आएगा। एक्स कितना है? 30t। तो 30t आई कैप, और प्लस वाई कितना है? वाई जो है ये है 30t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया इतना जे कैप। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट मिल गया अपने को। नेक्स्ट आप आ जाइए डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस जो होता है मेरे दोस्त, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी, ये पूरा पाथ का लेंथ लिखना होगा। तो ये पूरा पाथ का लेंथ कैसे लिखेंगे हम लोग? ये पूरा पाथ लेंथ कैसे लिखेंगे? तो देखो, ये आपका पूरा अगर पाथ लेंथ लिखना है तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे पूरे पाथ को आप क्या मान सकते हो? पूरे पाथ को मान सकते हो आप कि ये छोटा छोटा डीएस से मिलके बना है। छोटा छोटा डीएस, छोटा छोटा डीएस, छोटा छोटा डीएस से मिलके ये बना है। ठीक है, छोटा छोटा डीएस से मिलकर के बना है। जो डिस्टेंस ट्रेवल है छोटा छोटा डीएस, इससे मिलकर के बना है। तो डिस्टेंस जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं, डिस्टेंस को लिख सकते हैं कि सारे डीएस को जोड़ देंगे, सारे डीएस का इंटीग्रेशन। कंटिन्यूअस समेशन मतलब इंटीग्रेशन, स्केलर क्वांटिटी है तो कोई वेक्टर एडिशन करने की जरूरत है नहीं। अब ये जो डीएस होता है, तो आप जानते हो कि लाइक वेरी स्मॉल पोर्शन अगर ये चला तो इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर मॉड ऑफ वी है तो ये मॉड ऑफ वी डी टी चलेगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर वी है इसकी, तो ये कितना चलेगा डी टी टाइम में? मॉड ऑफ वी डी टी। ठीक है, अगर इनफाइनेटिसमली स्मॉल टाइम ले तो ये किधर चलता है? जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है मतलब लॉन्ग टेंजेंट चलता है। कितना चलता है? जितना उसका उस समय स्पीड है इंटू डी टी। तो ये जो डीएस की वैल्यू है वो क्या होगा? डीएस की जो वैल्यू है वो होगा मॉड ऑफ वी डी टी। तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब मॉड ऑफ वी डी टी करना पड़ेगा। अब मॉड ऑफ वी क्या हमें पता है? तो मॉड ऑफ वी को क्या लिख सकते हो आप? मॉड ऑफ वी को तो लिखना पड़ेगा लाइक इसको हम लोग लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, इसका मॉड ले लिया, और इंटू डी टी, इंटू डी टी। ठीक है, अब वी एक्स और वी वाई जो है इसका वैल्यू तो अपने को बैठाना पड़ेगा, वी एक्स और वी वाई का। तो वी एक्स जो है वो तो यू एक्स ही होता है ना। तो वी एक्स क्या होता है? यू एक्स।
तो ये हो जाएगा यू एक्स आई कैप, और प्लस वी वाई क्या होता है? वी वाई क्या होता है यार? वी वाई होता है यू वाई, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो ए वाई को डायरेक्टली माइनस जी लिख दो क्या? तो माइनस जी टी इंटू जे कैप। तो इसी का मॉड लेना है अपने को। ठीक है, यू एक्स आई कैप प्लस वी वाई की जगह यू वाई माइनस जी टी जे कैप इंटू डी टी। ठीक है, तो यही काम अब यू एक्स यू वाई तो हमें दिया रहता है, और जी वी जी के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसी को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऐसे करके डिस्टेंस निकलेगा। अब आप वैल्यू बैठा दीजिए बस। तो हमारा इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यू एक्स कितना था? तो इस क्वेश्चन में यू एक्स दिया हुआ था 30√2 cos 45 विच इज 30, और यू वाई कितना था? यू वाई जो था वो भी था 30√2 sin 45 विच इज ऑल्सो 30। तो यू एक्स के जगह पे आप 30 लिख दोगे, तो ये हो गया कितना? ये हो गया 30 आई कैप, और प्लस इधर कितना हो गया? ये हो गया 30 माइनस जी टी जे कैप। इसका मॉड ले लिया और ये डी टी कर दिया, और ये इंटीग्रेट कर दिया जीरो से टी टाइम तक। तो जीरो से टी टाइम तक इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंटीग्रल ऑफ। अब देखो ये काइंड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप है, इसका मॉड लेना है, तो इसका मॉड कितना हो जाएगा यार? इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस ये 30 माइनस जी टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मॉड ऑफ वी हो गया, यही है मॉड ऑफ वी, और इंटू डी टी। इसी को इंटीग्रेट करना है जीरो से लेके टी तक, तो डिस्टेंस हमें यही दे देगा। अब ये इंटीग्रेशन मुश्किल है, हम लोग इसको मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं जा रहे हैं, बेसिकली फिजिक्स देख रहे हैं कि डिस्टेंस निकालते कैसे हैं। तो डिस्टेंस ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, अंडर रूट, सो दिस इज डिस्टेंस। जब भी आपको लेना हो तो क्या होगा? इंटीग्रल मॉड ऑफ वी डी टी। यहां से हम लोग जो है वो आगे निकाल लेंगे। तो आपको अगर कुछ रिजल्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर लिखना है नोट में, तो आप नोट में ये लिख ले सकते हो कि आपको अगर डिस्टेंस निकालना रहेगा, तो डिस्टेंस जो है वो होगा इंटीग्रल मॉड ऑफ वी डी टी। ठीक है, और मॉड ऑफ वी को आप जो है वो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर लिख ले सकते हो इंटू डी टी। वी एक्स वी वाई का वैल्यू बैठा दीजिए, और यहाँ से आपका काम हो जाता है। ठीक है, वी एक्स के जगह पे यू एक्स आ जाएगा, और वी वाई के जगह यू वाई माइनस जी टी आ जाएगा। यहाँ से डिस्टेंस मिल जाएगा, ये आप नोट में लिख ले सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि अच्छा भाई डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं अब। तो देखो अभी आप अगर स्टार्टिंग से प्रोजेक्टाइल आपने अगर देखा होगा, तो अब आप काफी इंपावर्ड फील कर रहे होंगे, लाइक कि हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं, तो प्रोजेक्टाइल में आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा, और इसके बाद आप कोई भी बुक बना सकते हो। तो कोई भी एक बुक पकड़ो, चाहे वो डीसी पांडे है या सिंगेज बी एम शर्मा है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, और उसके बाद फिर अगर वो बुक हो जाए तो फिर आप एडवांस का क्वेश्चन बैंक फिर बनाइए। ठीक है, जेई एडवांस का। तो इतना करते करते ही काफी टाइम निकल जाएगा, और बाकी तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस रखना होता है। चलिए, तो एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दो प्रोजेक्टाइल है, दोनों को अलग अलग वेलोसिटी अलग अलग एंगल पे थ्रो किया गया है। फर्स्ट के लिए है इनिशियल वेलोसिटी u1 एंगल थीटा 1 विथ हॉरिजेंटल, सेकंड वाले के लिए इनिशियल वेलोसिटी u2 एंगल थीटा 2 विथ हॉरिजेंटल। लेकिन दोनों का जो मैक्सिमम हाइट है ना वो सेम है, दोनों सेम मैक्सिमम हाइट तक गया है। सो व्हाट आर द करेक्ट ऑप्शंस? करेक्ट ऑप्शन, वीडियो पॉज करो, सोचो। अभी तक आपने अगर स्टार्टिंग से पढ़ा है तो अभी आप ये क्वेश्चन जरूर कर सकते हो। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए एक बार। ओके, चलो तो देखते हैं। अब देखो हमने आपको बताया था कि हर एक फॉर्मूला जरूर अरे यार हर एक फॉर्मूला जरूरी होता है। ठीक है, हर एक फॉर्मूला जरूरी होता है। तो क्या फॉर्मूला जरूरी है भाई? देखो हम लोग स्टार्टिंग से ही ना, आपको याद होगा तो फर्स्ट लेक्चर से ही आप देखो, तो हम स्टार्टिंग से ही जो टाइम ऑफ फ्लाइट है या मैक्सिमम हाइट है, ये सबको यूवाई के फॉर्म में याद रख रहे हैं। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट होता था 2u/z, मैक्सिमम हाइट जो होता था ये होता था u² / 2g, u² / 2g। तो इस फॉर्म में अगर आपने याद रखना है ना फॉर्मूला,
तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, आपसे आराम से बन जाएगा। देखो कैसे। अब ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, राइट। सो दीज आर द फॉर्मूले। अब देखो आपकी दोनों का क्या सेम है, मैक्सिमम हाइट, सो H1 इज इक्वल टू H2। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं तो ये क्या दे देगा, फर्स्ट वाले का U1y का स्क्वायर बाई 2z इज इक्वल टू सेकंड वाले का जो U2 का y कंपोनेंट है उसका स्क्वायर बाई 2z। ये 2z कट गया। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें कि U1y इज इक्वल टू U2y। मतलब फर्स्ट वाले का जो इनिशियल वेलोसिटी था U1 उसका y कंपोनेंट, और सेकंड वाले का जो इनिशियल वेलोसिटी है U2 उसका y कंपोनेंट, दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। तो मैक्सिमम हाइट सेम करके हमें ये रिजल्ट आया। बहुत बढ़िया भाई। अब हमें देखना क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे दोस्त क्या होगा, T1 एंड T2। तो T1 क्या होना चाहिए, U1y बाई 2u/z होता है ना, 2u/z, सो 2u1y/z। और T2 क्या होता है, 2u/z, 2uy/z होता है ना, तो ये हो जाएगा 2u2y/z। अब देखो दोनों का U1y और U2y तो सेम ही है, सो U1y एंड U2y आर सेम। तो यहां से क्या आ गया हमें, यहां से आ गया T1 इक्वल टू T2। यहां से क्या मिल गया, T1 इक्वल टू T2। ये U1y और U2y तो सेम है ना, ये अभी अभी तो देखा। ये देखो ये U1y और U2y क्या है, सेम। U1y एंड U2y क्या है, सेम। तो देयरफॉर T1 और T2 भी क्या हो गया, सेम हो गया। सो T1 इक्वल टू T2 हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हमें पता चल गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। अब आते हैं यू पे, कि यू जो है वो किसका ज्यादा किसका क्या कम होगा। तो यू जो है वो किसका ज्यादा किसका कम। अब देखो U1 टाइम ऑफ फ्लाइट तक का क्लियर है, राइट। तो T1 इक्वल टू T2, तो हमें जो भी ऑप्शन होगा, ये T1 इक्वल टू T2, ये तो ये है या फिर ये है, ये दोनों में से ही सही होगा कुछ, इधर सी या डी। बाकी सब तो गलत हो गए। अच्छा इन दोनों में सही होगा। अब इन दोनों में देखना है कि U2 इक्वल टू U1 होना चाहिए या U2 ग्रेटर देन U1 होना चाहिए। अच्छा अब देखो हमें ये पता है U1y इज U2y। अभी UY क्या होता है, UY होता है U साइन थीटा। मेरे दोस्त UY क्या होता है, U साइन थीटा होता है कि नहीं। तो UY होता है U साइन थीटा। तो यहाँ पे U1y को क्या लिख सकते हैं, U1y को लिख सकते हैं U1 साइन थीटा 1। और U2y को क्या लिख सकते हैं, U2 साइन थीटा 2। सो U1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू U2 साइन थीटा 2। ये यहां से आ गया। तो मैं नीचे में लिख देता हूँ U1 साइन थीटा 1, ठीक है, U1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू U2 साइन थीटा 2। ये रिलेशन आ रहा है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे डायग्राम से थीटा 1 थीटा 2 में कौन बड़ा दिख रहा है, डायग्राम से तो थीटा 1 ही बड़ा है, थीटा 1 बड़ा है, थीटा 2 छोटा है। सो डायग्राम से हमें दिया हुआ है कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। थीटा 1 दिया हुआ है ग्रेटर देन थीटा 2, तो देयर फोर थीटा, दोनों एक्यूट एंगल ही हैं, तो एक्यूट एंगल में अगर थीटा बढ़े तो साइन थीटा 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, साइन थीटा 2। तो ये रिलेशन में अगर हम डालें कि साइन थीटा 1 इज ग्रेटर देन साइन थीटा 2, तो देयर फोर, तो यहां से क्या आ गया बताओ, यहां से हमें आ गया U1 बाई U2 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 बाई साइन थीटा 1। नाउ साइन थीटा 2 चूंकि छोटा है तो ये लेस देन 1 हो गया, सो U1 लेस देन U2। बोलो यार, आई बात समझ में। यू इंटू साइन थीटा कॉन्स्टेंट है भाई, तो जिसका साइन थीटा छोटा होगा उसका यू बड़ा होगा, जिसका साइन थीटा बड़ा होगा उसका यू छोटा होगा। ठीक है, तो थीटा 1 बड़ा है तो U1 छोटा हो गया, सो U1 लेस देन U2। बोलो यार, आई बात समझ में। हम्म। ओके ओके ओके। बस क्रॉस चेक कर लो कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। नहीं है। सो U1 लेस देन U2। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, U1 लेस देन U2। तो मेरे दोस्त U1 लेस देन U2, U1 लेस देन U2, ये हो गया आपका।
ये गलत हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर यानी कि काइनेमैटिक्स का 15th लेक्चर होगा वो, और प्रोजेक्टाइल का होगा 4th लेक्चर। उसमें हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, और प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन देखने के बाद अपना प्रोजेक्टाइल हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे रिलेटिव मोशन। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।